बच्चा 15 विश्वास सुराना का प्लान। सिद्धार्थ की बात सुनकर आयुष्मान राणा कहता है, वैसे आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बताओ मुझे, आखिर तुमने सात्विक को मारा तो फिर मारा क्यों? सिद्धार्थ कहता है, मैं उसे मारने नहीं गया था बल्कि उसके सिर्फ हाथ और पैर तोड़ने गया था, लेकिन जब मैंने उसे धक्का मारा तो उसका सर टेबल के कोने में घुस गया और इलाज के दौरान वह मर गया। आयुष्मान कहता है, उसने मरने से पहले कोई ऐसी बात कही था क्या जो तुम्हारे हिसाब से कुछ ज्यादा था? सिद्धार्थ कहता है, उसने अपने हाथ और पैर टूटने के बाद कहा था कि कोई है जो उसकी ऐसी हालत का बदला लेगा। आयुष्मान राणा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो किसके बारे में कह रहा था? सिद्धार्थ कहता है, मुझे तो लगा था कि वह अपने साथ आए लड़के जिसका नाम प्रतीक एंथनी है उसके बारे में बोल रहा था, लेकिन वह साला तो फट्टू है, किसी काम का नहीं है। वह शायद किसी और के बारे में बोल रहा था। आयुष्मान राणा कहता है, अब तुम जा सकते हो बच्चे, उम्मीद है कि हम जल्द मिलेंगे। सिद्धार्थ बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद आयुष्मान राणा मन ही मन कहता है, कॉलेज की यह बचकानी चीजें। पक्का मैटर समीरा नाम की लड़की का था। ये उसे पसंद करता था लेकिन वो किसी और को पसंद करती थी तो उसने मार दिया। मामा एमएलए हो तो किसी से क्या डरना। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है जिसे देखकर आयुष्मान राणा के दिल की धड़कन पता नहीं क्यों लेकिन तेज हो गई थी। आयुष्मान राणा देखते ही कहता है, तो तुम हो प्रतीक एंथनी? प्रतीक कोई भी जवाब नहीं देता है और सीधा आकर आयुष्मान राणा के सामने खड़ा हो जाता है। प्रतीक कहता है, आपसे मिलकर खुशी तो नहीं हुई लेकिन मुझे यकीन है कि आप जरूर इस केस को सुलझा लेंगे। आयुष्मान राणा कहता है, अच्छा तो अगर मैं कहूं कि तुमने खून किया है तो? प्रतीक के अलावा अगर कोई और होता तो ये सुनकर पागल हो जाता और उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते। प्रतीक ये सुनकर हंसने लगता है। ये देखकर आयुष्मान राणा इस बार शॉक हो गया था। आज तक वह जिस किसी से भी मिला था कभी भी उसने ऐसे किसी को नहीं देखा था जो अपने ऊपर खून का इल्जाम लगा हुआ सुनकर हंसने लगे। आयुष्मान राणा कहता है, मैंने कोई जोक मारा है क्या जो हंस रहे हो? प्रतीक कहता है, आपके लिए यह कोई नया तो होगा नहीं। जिसके ऊपर मन किया इल्जाम लगाया, लॉकअप में डाला और पीट दिया। क्या कर सकते हैं, इल्जाम लगा देते हैं। आयुष्मान राणा उस दिन को याद करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था न कि हमसे एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी। प्रतीक कहता है, अच्छा तो आपने अपनी गलती को सुधारा कैसे? क्या किया आपने अपनी गलती को सुधारने के लिए? आयुष्मान राणा जानता था कि अगर वह प्रतीक से ऐसे ही बात करता रहेगा तो वह अपने उस काम और बात से भटक जाएगा जिसके लिए वह यहाँ आया था। आयुष्मान राणा कहता है, इस बात को साइड करते हैं और उस दिन के लिए मैं दिल से सॉरी कहता हूँ। अब मुद्दे पर आते हैं। प्रतीक कहता है, ठीक है सर, आप गलत हैं, इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। आज तक मैंने एक बिल्ली को भी नहीं मारा है और आप मेरे ऊपर एक लड़की के खून का इल्जाम लगा रहे हैं। आयुष्मान राणा कहता है, प्रतीक एंथनी, रात के 10 बजे तुम बाहर कहीं गए थे और 3 बजे आए। बताओगे कि तुम कहाँ गए थे आखिर? प्रतीक कहता है, हाँ मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था। आयुष्मान राणा कहता है, क्या नाम है तुम्हारे उस दोस्त का? प्रतीक कहता है, सात्विक। ये सुनते ही आयुष्मान राणा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रतीक कहता है, मैं उसके कब्र पर गया था क्योंकि मुझे उसकी काफी याद आ रही थी। मैं 3 बजे आया। प्रतीक की बात सुनकर आयुष्मान राणा कहता है, हाँ सीसीटीवी को यही बताता है कि तुम 4 घंटे तक कब्रिस्तान में थे लेकिन किसी और रास्ते से आकर खून तो कर ही सकते हो। प्रतीक मन ही मन कहता है, ऐसा ही तो किया था मैंने। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे का ध्यान रखा था ताकि तुम लोगों को मैं वहाँ ही दिखूं। आयुष्मान राणा कहता है, प्रतीक एंथनी यह कितना बड़ा इत्तेफाक है कि तुम उसी दिन अपने दोस्त के कब्र के पास गए। तुम्हें नहीं लगता है कि यह कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो गया? प्रतीक कहता है, तो फिर इसमें मैं क्या करूं? प्रतीक की बात सुनकर आयुष्मान राणा कहता है, एक बात बताओ, तुम्हें खुफिया रास्ते के बारे में पता है क्या? प्रतीक कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए कहता है, खुफिया रास्ता? कौन सा खुफिया रास्ता?
आयुष्मान राणा कहता है, कहाँ का तुम कोई गैस कर सकते हो क्या? प्रतीक कहता है, बिना किसी लोकेशन को जाने मैं कैसे बता सकता हूँ कि वहाँ खुफिया दरवाजा या रास्ता है या फिर नहीं। आयुष्मान राणा कहता है, बात ऐसी है कि लोकेशन को जाने देते हैं। तुम मुझे बताओ कि आज तक तुमने कभी कोई खुफिया जगह कहीं देखा था क्या? प्रतीक कहता है, मैं जिस अनाथ आश्रम में था वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा था जो दीवार से खुलता था। जब भी हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे तब मैं हमेशा वही छुपा करता था और हमेशा जीत जाता था। आयुष्मान राणा कहता है, मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम की नहीं बल्कि इस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। प्रतीक चौंकने का नाटक करते हुए कहता है, क्या बात है? यहाँ कॉलेज में भी कोई खुफिया रास्ता है? आयुष्मान राणा कहता है, तुम्हें पता है? प्रतीक कहता है, मुझे नहीं पता। आयुष्मान राणा लोगों के चेहरे को भी पढ़ता था लेकिन आज पहली बार वह प्रतीक के चेहरे को और उसके एक्सप्रेशन को पढ़ने में नाकामयाब रहा था। वह प्रतीक से कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रतीक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आयुष्मान मन ही मन कहता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह प्रतीक एंथनी खूनी है या फिर नहीं। इससे पहले कि आयुष्मान कुछ और सोच पाता कि उसे रश्मि का कॉल आता है और वह आयुष्मान के फोन उठाते ही कहती है, सर स्टूडेंट्स विद्रोह करने वाले हैं। वे लोग हमारे ऊपर ही हमला करने के फिराक में हैं। आयुष्मान कॉल काटने से पहले कहता है, तुम देख लो क्या करना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आयुष्मान राणा उसके बाद मन ही मन कहता है, इसके पीछे पक्का विश्वास सुराना का हाथ होगा। पॉलिटिक्स ने देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। सबसे पहले आयुष्मान राणा बाहर जाता है और हवलदार मनोज को अंदर लेकर आता है। मनोज अपने आप को इस तरह यहाँ लाए जाने की वजह से कहता है, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया है सर? कोई दिक्कत है क्या? आयुष्मान राणा कहता है, एक बात बताओ, वो प्रतीक एंथनी 6 महीने पहले आया था कंप्लेन लिखवाने के लिए। मनोज कहता है, बिल्कुल भी नहीं सर। आयुष्मान मनोज के करीब जाते हुए कहता है, देखो बता दो, इससे तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में रहेगा। मनोज जानता था कि यहाँ हर तरफ खौफ था विश्वास सुराना का। चाहे कोई कितना भी ईमानदार भी क्यों न हो लेकिन उसके ऑर्डर को टाल नहीं सकता था। इसलिए मनोज कहता है, हाँ आया था सर, रिपोर्ट भी लिखवाई थी। एमएलए साहब का ऑर्डर था तो उसे झूठे केस में फंसा दिया और रिपोर्ट को फाड़कर कचरे में फेंक दिया। आयुष्मान कहता है, एक नंबर के हरामी हो तुम। मनोज ये सुनकर गुस्सा तो करना चाहता था लेकिन उसके लिए आयुष्मान राणा वहां रुका ही नहीं था। वह रास्ते में रश्मि को कॉल करते हुए कहता है, रश्मि वहां स्टूडेंट्स के साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं क्या? आयुष्मान की बात सुनकर रश्मि कहती है, हाँ सर, उनके साथ काफी सारे आम लोग भी जुड़ने लगे हैं। अब वे लोग 1000 से 1500 के आसपास हो गए हैं। वे सब काफी भड़के हुए हैं। आयुष्मान कहता है, एक काम करो, जैसे ही तुम्हें कुछ गड़बड़ होता हुआ दिखे तो आंसू गैस के गोले फायर कर देना और पानी के बौछार भी करना। अगर इससे भी मामला हाथ में न आए तो लाठी चार्ज कर देना। वहां के सीसीटीवी का एक्सेस लेकर उसे अपने पास रखो। रश्मि कहती है, सीसीटीवी का एक्सेस क्यों सर? आयुष्मान कहता है, वहां जरूर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वैसे भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता लेकिन अगर सीसीटीवी का एक्सेस होगा तो चेहरा हम निकाल लेंगे। रश्मि कहती है, आपके आने तक सब कुछ हो जाएगा। आयुष्मान जल्दी से जीप के ऊपर बैठता है और वहां के लिए निकल जाता है जहां आम लोग भी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने लगे थे। एक हट्टा कट्टा काला इंसान सिद्धार्थ के पास आता है और कहता है, हमें एमएलए साहब ने भेजा है। यहाँ हमें एक दंगा करना है जिसके बाद वह यहाँ आएंगे और होने वाले इलेक्शन के लिए पब्लिसिटी करेंगे। सिद्धार्थ कहता है, मामा पागल हो गए हैं क्या? यहाँ हमारी एक दोस्त मारी गई है और उन्हें इलेक्शन दिखाई दे रहा है। वह कहता है, उनका वही ऑर्डर है, यहाँ दंगा तो होगा। आपके पास आधा घंटा है, जो डिसाइड कर सकते हो वह कर लो। सिद्धार्थ कहता है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अभी रात का वक्त है तो लड़कियों को हटा देता हूँ मैं। उसके बाद आपको जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। वह आदमी कहता है,
हम अपने साथ मास्क लाए हैं हजारों, जिसके ऊपर मारी गई लड़की का चेहरा बना हुआ है। उसे पहनने के बाद हमें समीरा को इंसाफ दिलाओ कहते हुए सीधा पुलिस की तरफ जाते रहना है, चाहे वह रोकने के लिए कुछ भी करे। हम अपने साथ हथियार लाए हैं, यहाँ कुछ पुलिस वाले जरूर मरेंगे। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है, आधे घंटे तक आप लोग सबको मास्क बांटिए। मैं लड़कियों को यहाँ से साइड करता हूँ। वह आदमी वहाँ से चला जाता है और सिद्धार्थ उस लड़की के पास जाता है जो उसके साथ लीडर बनकर घूम रही थी। उसके पास जाते हुए वह कहता है, थोड़ा साइड में आओगी जिया। जिया नाम की वह लड़की जब साइड में आती है तब सिद्धार्थ उसे सारी बात बताने के बाद कहता है, तुम सारी लड़कियों को लेकर वहाँ से निकलो। सारे लोगों को एक तरह का ही मास्क पहना हुआ देखकर रश्मि जल्दी से आयुष्मान राणा को कॉल करते हुए कहती है, आप कहाँ हैं सर? आयुष्मान राणा कहता है, मैं जीप में बैठ ही गया था कि मरने वाले लड़की का परिवार यहाँ आ पहुँचे हैं। मैं उनसे पूछताछ कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर और संभालो। रश्मि कहती है, यहाँ सारे स्टूडेंट एक ही तरह के मास्क को पहन रहे हैं। समीरा के चेहरे वाले मास्क को वह सब पहन रहे हैं। सारी लड़कियां यहाँ से चली गई हैं। आयुष्मान राणा अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, तुम तैयार रहना, मैं अभी एसपी सर से बात करके वहाँ आर्मी को बुलवाता हूँ। चीजें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाली हैं, मैं जल्द से जल्द वहाँ आता हूँ। आयुष्मान राणा हवलदारों से कहता है, आप लोग यहाँ कॉलेज प्रशासन के साथ रहिए, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आयुष्मान राणा वहां से निकल जाता है और इधर लड़कियों के जाने के बाद सारे बचे हुए स्टूडेंट्स और बिस्वास सुराना के आदमियों ने एक ही मास्क पहन लिया था और एक साथ चिल्लाने लगे थे कि समीरा को इंसाफ दिलाओ। ये कहकर वे लोग धीरे धीरे पुलिस की तरफ बढ़ने लगे थे। इधर वहां वापस जाने के बाद प्रतीक ने मास्क पहनने के बाद सिद्धार्थ और उसके दोस्तों के पोजीशन को याद करते हुए खुद से कहता है, अब तुझे पता चलेगा कि मास्क वाला ये कांड करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। टू बी कंटिन्यूड।